बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम 64% के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान होती। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कबायली ज़िला मोमंद में। ऑपरेशन के बाद और फिर कबायली अजला के इंज़माम के बाद पहली मरतबा हम ज़िला मोमंद आए हुए हैं और यहाँ के ऑपरेशन के बाद के जितने भी तरक्याती काम हैं, ख्वाह वो तालीमी इदारों के हवाले से हों या सेहत के मराकज़ के हवाले से या यहाँ कबायली अवाम के को दरपेश तमाम वो मसाइल जो अभी तक सामने नहीं लाए गए हों, उन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। ख़ुसूसन यहाँ के नौजवानों से बात करेंगे, यहाँ के ऑफिसर से बात करेंगे और तमाम उन प्रोजेक्ट जिन पे काम हो रहा है या मुकम्मल हो चुका है उसके हवाले से हम यहाँ बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर मॉडल स्कूल के तलबा और उनकी राय भी जानेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और कौन सी जुमात के तालिब इल्म हैं? मेरा नाम एहसानुल्लाह है और मैं जुमात अष्टम में पढ़ता हूँ। अच्छा एहसानुल्लाह, ये बताएं कि जब ऑपरेशन हुआ इन इलाकों में, उसके बाद ऑपरेशन के दौरान आपके सारे जो स्कूल और तालीमी इदारे थे वो बंद रहे। ऑपरेशन के बाद स्कूल खुलने और यहाँ के तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने के बाद कैसा फ़ील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रही है। तालीमी सरगर्मियाँ भी ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छे चल रही है। बहुत अच्छी तालीम हमें मिल रही है, मुहैया हो रही है। बहुत अच्छी असातिज़ा है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी अच्छी है हमारी। एहसानुल्लाह, गवर्नर मॉडल स्कूल मामदगढ़, यहाँ पे तलबा को जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि क्या आप उससे मुतमईन हैं बीइंग अ स्टूडेंट? नहीं, उससे तो मैं मुतमईन नहीं हूँ। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत कम है हमारे स्कूल में। जो लेबॉर्ट्री है उसके हालात बहुत कम है। लाइब्रेरी में बहुत कमी है, उससे तो हम मुतमईन नहीं है। नाज़रीन, लेबॉर्ट्री की कमी और स्कूल के मैदानों की कमी की शिकायत तलबा को है और अपने असातिज़ा की कारकर्दगी से वो मुतमईन हैं। जानते हैं कुछ और तलबा से, उनकी राय भी जानेंगे, आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर मॉडल स्कूल मामदगढ़ के 7वीं जुमात में तलबा के दरमियान और इनकी राय यहाँ पे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक तालिब इल्म। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम माज़ अली है और मैं तहसील सापी बाउता बाज़ार से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप अपने इलाके से यहाँ जब स्कूल आते हैं तो कितना फ़ासला तय करते हैं आप? तकरीबन 5-6 किलोमीटर फासला तय करते हैं। 5-6 किलोमीटर फासला तय करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं किस हद तक आप मुतमईन हैं? ऑपरेशन के बाद बहाली जो हुई है, जितने तालीमी इदारों की बहाली हुई है, अब जब दोबारा तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं, क्या मुतमईनी जो आपके मुतमईन राय हैं वो भी पेश करें और जो मसाइल तलबा यहाँ पे फेस कर रहे हैं उनके बारे में भी बताएँ। मैं बहुत मुतमईन हूँ ऑपरेशन के बाद, और जो तालीमी सरगर्मी है बहुत अच्छा हो रही है। तालीम स्कूल्स खोल रहे हैं और कॉलेज खोल रहे हैं और उधर जो असातिज़ा इकराम है वो बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। वो हमें बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और उधर जो मसाइल है हमारे स्कूल में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मसाइल है, कंप्यूटर लैब है जो कि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है। उसका सोलर सिस्टम का कमी है, पानी का कमी है। हमारे स्कूल के लिए एक कुआं होना चाहिए जिसमें हमसे पानी मिलना चाहिए। पानी की कमी है और सोलर सिस्टम की कमी है। अच्छा, ये बताएं माज़ कि आप इतनी हिम्मत करते हैं, 5-6 किलोमीटर सफ़र तय करके आते हैं, मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहेंगे? मुस्तक़बिल में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ जी। नाज़रीन, यहाँ तलबा का आपने जोश और वलवला देखा और उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं अपने तालीमी इदारों से, और जिस तरह माज़ की बात आपने सुनी कि वो मुस्तक़बिल में डॉक्टर बन के मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। नाज़रीन, 8वीं जुमात में मौजूद हैं हम इस वक्त और हमारे साथ केमिस्ट्री टीचर नजीबुल्लाह साहब मौजूद हैं। उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीबुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा नजीबुल्लाह साहब, ये बताएं कि आप केमिस्ट्री टीचर हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि केमिस्ट्री टीचर के लिए सबसे अहम चीज़ केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री होती है, तो क्या इस स्कूल में यहाँ गवर्नर मॉडल स्कूल मामदगढ़ में केमिस्ट्री लैब मौजूद है? जी सर, केमिस्ट्री लैब मौजूद है, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी कमी है और केमिकल्स की कमी है। तो क्या आप यहाँ पे जिन चीज़ों की कमी होती है उनके बाकायदा रिपोर्ट आला अहदेदारों तक पहुँचाते हैं? जी
جی سر، ہم ڈی سی تک پہنچاتے ہیں لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن ہو نہیں لیتی. اچھا، کچھ طلباء کے حوالے سے آپ بتائیں کہ یہاں کے طلباء کا جذبہ، ان کا مطلب شوق کیسا ہے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے، ان کا جو مطلب ایک انتھوزیزم ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سر میں ایک بتاتا ہوں کہ 9 کے جو اسٹوڈنٹ ہے عبداللہ نے پشاور بورڈ میں انہیں 75 میں 74 مارک حاصل کیے کیمسٹری میں، میرے سبجیکٹ میں نا. ماشاء اللہ لوگ بہت ٹیلنٹ ہے ادھر، جو اسٹوڈنٹ ہے نا بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. آپ کے یہاں آنے کے بعد سے کیمسٹری کا جو مطلب سبجیکٹ ہے اس میں طلباء مسلسل ان کی پالشنگ ہو رہی ہے. جی سر، اور سر بہت پالشنگ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹ کے، اور بہت زیادہ مارکس لیتے ہیں پشاور بورڈ میں. آپ نے ناظرین رائے جانی، ہمارے ساتھ موجود تھے ان کے کیمسٹری کے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے نجیب اللہ صاحب. ہم یہاں کے وائس پرنسپل سے بھی رائے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، گورنر ماڈل اسکول محمد گڑھ کے وائس پرنسپل کے آفس میں اس وقت موجود ہیں، ان سے ان کی رائے بھی جانیں گے. حفیظ الامین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، آپ کے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ان سے یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بات ہوئی اور وہ کافی مطمئن ہے اپنے اساتذہ سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنر ماڈل اسکول محمد گڑھ اس وقت کس پوزیشن پہ ہے ضلع میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہماری جو یہ دور دراز علاقہ ہے اس کے مسائل کو آپ اجاگر کر رہے ہیں. سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنر ماڈل اسکول جو ہے فاٹا میں تقریباً 1975 سے کام کر رہے ہیں، اور یہ اسکول جو ہے یہ بھی تقریباً 2003 میں یہاں پہ بنا ہے. اور اس اسکول کا بنیادی مقصد جو ہے یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ یہاں پہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن جو ہے اس علاقے کو پرووائڈ کیا جائے. یہ ایک انیشیٹیو لیا گیا تھا 2003 میں. پھر اور اس کی جو فاؤنڈیشن سٹون ہے وہ سابق گورنر جو ہے افتخار حسین صاحب نے رکھی تھی. سر، اس وقت ہمارے اسکول میں جو ہے 500 پلس اسٹوڈنٹ ہے اور تقریباً 20 کے لگ بھگ جو ہے اسٹاف ممبرس ہے، اور اسی طرح رومز وغیرہ جو ہے 22 رومز ہے. سر حفیظ، یہ جاننا چاہیں گے کہ مطلب 500 پلس آپ نے کہا کہ یہاں پہ اسٹرینتھ ہے، تعداد ہے، تو کیا یہ اساتذہ کرام کی تعداد ان کے مقابلے میں انتہائی کم نہیں ہے؟ سر، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اسٹاف جو ہے اس وقت بالکل کم ہے. تقریباً ہمیں اس وقت ہائی اسکول میں تقریباً 30 پلس ٹیچرز ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں اس وقت تقریباً ٹوٹل 20 اسٹاف ممبر ہے، جس میں جو سپورٹنگ اسٹاف بھی ہے. ٹیچنگ اسٹاف کو ملا کے یہ کل 16 بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سپرڈنٹ نہیں ہے، کلرک نہیں ہے، لائبریرین نہیں ہے، سائنس لیب کے جو اٹینڈنٹ ہے وہ نہیں ہے. اس قسم کے سر حفیظ، یہ جتنے مسائل ہیں تو کیا یہ والے مسائل آپ نے اعلیٰ عہدیداروں تک ریٹن فارم میں یا کوئی اپلیکیشن بھجوائی ہے یہاں متعلقہ ڈی سی یا ایجوکیشن آفیسر کو؟ سر، ایک دفعہ نہیں، بار بار ہم نے جو ہمارا پلیٹ فارم تھا اس پہ ہم نے وہ یہ ایشو اٹھائے ہیں. ڈی سی کے ساتھ، پولیٹیکل ایجنٹ جو اس سے پہلے تھا اس کے ساتھ بھی اٹھائے ہیں. یہاں تک کہ یہ ہمارا پلیٹ فارم تو یہ نہیں ہے، لیکن بریگیڈیئر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ مسائل سب ہم لے کے آئے ہیں. سر حفیظ، آپ کے اسٹوڈنٹ سے ہم نے بات چیت کی اور ان کا سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ اسپورٹس گراؤنڈس کی کمی ہے، لیکن ان سے میں نے یہ بھی جانا کہ انٹر اسکول کمپٹیشن میں آپ کا اسکول پہلی اور دوسری پوزیشن بھی لے لیتا ہے، تو کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ سر، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہاں پہ بچوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسکول میں گراؤنڈ نہیں ہے. یہ چھوٹا سا گراؤنڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں والی بال، کرکٹ وغیرہ یہ بچے کھیلتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے اس ہمارے اسکول کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہاں پہ جو اسپورٹس کمپٹیشن ہوا وہاں پہ انہوں نے فائنل کرکٹ کا جیت لیا ہے. اچھا جی، فورسز کی قربانیاں کس سے ڈکی چھپی نہیں ہے. یہاں پہ آپریشن ہوا، قربانیاں یہاں عام عوام نے بے تحاشا قربانیاں دیں، فورسز نے قربانیاں دیں. اس کے بعد آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ مطلب جو ڈیولپمنٹل کام چل رہا ہے آپ کے اس علاقے میں، آپ کے تعلیمی اداروں میں، کچھ اپنی رائے، بینگ ایکسپرٹ آپ وائس پرنسپل ہیں، ہمارے ساتھ ذرا شیئر کریں. سر، 2008 تک یہ ہمارا اسکول بہت اسموتھ چل رہا تھا. اس کے بعد جو یہ حالات خراب ہو گئی تو آپ یقین کریں یہاں پہ طلبہ جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی، تعلیمی سسٹم جو ہے بہت خراب ہو گیا، اور تقریباً 4-5 سال یہ ہمارا ادارہ بھی بند رہا تھا. سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ادارہ دوبارہ بحال ہوا
اور یہ علاقے میں آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز کو دیتا ہوں. یہ آپ یہاں پہ جتنے تعلیمی ادارہ وغیرہ، یہ کیڈٹ کالج جو بنا ہے، اسکول میں جو سابق یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے، اسکول میں بھی بہت انہوں نے یہ جو بہت کام کیے ہیں. تو میرا خیال میں یہ یہاں پہ جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے، خاص کر ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اس کے سارا کریڈٹ جو ہے میں سیکیورٹی فورسز کو دیتا ہوں. بہت شکریہ حفیظ صاحب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے وائس پرنسپل عبدالحفیظ صاحب. حفیظ صاحب کی باتیں آپ نے سنی. وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی سیکیورٹی فورسز کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں اور تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں. ناظرین، ہم رائے جانیں گے یہاں پہ اور بھی تعلیمی اداروں اور صحت کے مراکز میں جا کے لوگوں کی رائے جانیں گے. یہاں لوکل عمائدین اور نوجوانوں کی رائے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، قبائلی ضلع مومند کے وہ تمام تعلیمی ادارے اور وہ تمام صحت کے مراکز جن کی صورتحال ابتر ہو چکی تھی آپریشن کے بعد، اور اب وہ ترقی یافتہ دور جب سے شروع ہوا ہے تو ان میں جتنی اصلاحات لی گئی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوتی رہی ہے. ہم نے وہ تعلیمی ادارے بھی آپ کو دکھانے ہیں جو یہاں سیکیورٹی فورسز کی بے درخت قربانیوں کے بعد انہوں نے یہاں پہ لوگوں کی ترقی کے لیے وہ ادارے بنائے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مثال جو ہے تو وہ کیڈٹ کالج مومند ہے. کیڈٹ کالج مومند محمد گڑھ کے علاقے میں ہے، اور یہ قبائلی ضلع مومند کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے فرنٹیئر کور کی طرف سے. ہم یہاں بات کریں گے، ہمارے ساتھ ریپرزنٹیٹیو ہو گئے پاکستان آرمی کے بھی، اور یہاں کے لوکل نوجوانوں سے بھی بات کریں گے اس پروجیکٹ کے حوالے سے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کیڈٹ کالج مومند میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل عدیل صاحب. ان سے بھی بات کرتے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے، کیڈٹ کالج مومند کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کرنل صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیڈٹ کالج مومند ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس پہ ہم نے یہاں کے عمائدین اور طلباء سے بھی بات کی. کیا لگتا ہے آپ کو یہاں فوری طور پہ آؤٹ پٹ نوجوانوں کے لیے کیا ہوگا اس ادارے سے؟ یہاں پہ جو کیڈٹ کالج محمد کی جو تعمیر کا بیک ڈراپ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بھی بخوبی علم ہے کہ جو قبائلی نوجوان کا ٹیلنٹ تھا، جو کہ سمجھ یا جو جس کے بارے میں ریئلائزیشن تھی کہ شاید اس کو ہم مکمل طور پہ اس کا استعمال نہیں کر رہے، اس ٹیلنٹ کو ہارنس کرنے کے لیے کیڈٹ کالجز کا ایک سلسلہ بنایا گیا، جس کے اندر بہت سارے کیڈٹ کالجز باقی ایجنسیوں اور ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں بنے، اور کیڈٹ کالج محمد بھی اسی طرح کے پروجیکٹ یا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اس کیڈٹ کالج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، جو تعلیم کے مناسب سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ملک و قوم کی ترقی اور آگے بڑھنے میں اپنا مؤثر کردار نہیں ادا کر سکتے، ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے جس سے وہ اپنے جو علاقے، نہ صرف اپنے علاقے کی خدمت کر سکے بلکہ پورے ملک و قوم کی آگے بڑھنے کی جو پروسیس ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا سکے. جی کرنل صاحب، یہ پوچھنا چاہیں گے ہم سے، مومند کالج بلا شبہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن ہم نے وزٹ کیا کافی سکولز جس میں ترقیاتی کام چل رہے ہیں، فورسز کی نظر ثانی میں ہی چل رہے ہیں. جتنے سکول تباہ شدہ تھے آپریشن کے دوران یا جتنے طالبان کی طرف سے بلاسٹ ہوئے تھے، تو کیا یہ سب پائپ لائن میں ہیں، سب میں ڈیولپمنٹل کام ہوگا؟ جی بالکل. یہ تمام جتنے بھی اس کے اندر نہ صرف سکولز بلکہ جو اس کے علاوہ جو بنیادی فیسلٹیز تھیں، جیسے کہ ہیلتھ کا سیکٹر ہے، سڑکوں کی تعمیر، یہ تمام ایک مکمل جامع منصوبہ اس کے بارے میں بنا ہوا ہے، اور اسی منصوبے کے تحت مرحلہ وار جو ہے ان تمام کی ریہیبلیٹیشن، اور کہیں پہ کچھ جگہوں پہ ریکنسٹرکشن، اور کہیں پہ نئے اسکولز جہاں پہ ریکوائرمنٹ محسوس ہوتی ہے وہاں پہ نئے اسکولز، واٹر سپلائی اسکیمز اور ہیلتھ فیسلٹیز، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ، اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بھی جو میں بات کروں گا کہ سڑکیں اور
ट्रैक्स, पुल वगैरह, ये भी तमाम चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के हिसाब से इसके ऊपर काम जारी है और जारी रहेगा इंशाल्लाह। जी कर्नल साहब, आखिरी सवाल ये है आपसे कि फोर्सेस बिलाशुबा इनकी कुर्बानी अड्डे की छुपी नहीं है, मैनेज किस तरह होता है नाजरीन जानना चाहेंगे। फोर्सेस सिक्योरिटी की तरफ भी देखते हैं, आप एक ऐसे इलाके में पड़े हैं, बॉर्डर भी आपके पास है, इसके साथ साथ आप तरक्याती काम भी देख रहे हैं, मैनेज किस तरह होता है? सब लगन अगर दिल में हो तो नामुमकिन कुछ नहीं है। तो फोर्सेस हमारी जो फोर्सेस के पीछे जो फोर्स है, जो फोर्स हमें ड्राइव कर रही है, वो आवाम का एतमाद है। हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे जो आवाम है, हमारे कबायली इलाके के मुअज़्ज़ज़ आवाम है और मुल्क के तमाम इनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें और उनकी एक्सपेक्टेशंस को कहीं नीचे ना रहने दें, जिसके लिए एक यही चीज़ें हमें एक ड्राइविंग फोर्स मुहैया करती है, एक और ये लगन और जो आवाम का एक्सपेक्टेशन और उनका तावन है, उससे ये सारी चीज़ें अल्लाह के फजल करम से मुमकिन होती है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अदील साहब। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ लोकल अमायदीन की राय भी लेंगे और हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मोमंद जदी खान खलील साहब। जदी खान खलील साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट मोमंद में कुल स्कूल कितने हैं आपके पास? डिस्ट्रिक्ट मोमंद में कुल तलबा और तालिबात के 580 स्कूल्स हैं। 580 स्कूल्स हैं। मुख्तलिफ़ स्कूलों का हमने यहाँ पे DO साहब विज़िट किया। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तलबा को भी कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन यह है कि डेवलपमेंटल वर्क भी बड़ी तेज़ी से जारी है। किस तरह मैनेज करते हैं आप बीइंग अ DO साहब? एक्चुअली यहाँ पे तो HR जिस तरह सेटल डिस्ट्रिक्ट्स का होता है वो यहाँ नहीं है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ लोग कहते हैं उससे बिल्कुल अलग सा एक सेटअप में हम चला रहे हैं उसको। मैं जो है ना एज अ DO काम कर रहा हूँ और मेरे साथ फ़िलहाल 4 ही ADOs हैं। जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में जो हायरार्की है वो यहाँ पे मिसिंग है, मतलब डिप्टी DO यहाँ पे नहीं है, सैंक्शन पोस्ट नहीं है। नहीं तो हुकूमत का वो है इरादा कि जल्द अज जल्द ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एतबार जो है ना लाया जाए। मुश्किलात होती है, मोबिलिटी यहाँ पे नहीं है, HR की कमी है। DO साहब, हमने मुख्तलिफ स्कूलों का विज़िट किया, जिस तरह बताया भी आपको, वहाँ पे सबसे जो अहम मसला है तो बच्चों की तादाद ज़्यादा है जबकि स्टाफ की तादाद नहायत कम है। तो जिस तरह सेटल डिस्ट्रिक्ट में अब रिक्रूटमेंट हो रही है, तो क्या इन अजला के लिए आपने आला हुक्काम से रब्ता किया है कि रिक्रूटमेंट की जाए, नए असातिज़ा को भर्ती किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी मैंने टेंटेटिव जो मेरिट लिस्ट है 5 कैटेगरीज़ की जो है ना आज ही लगाए हैं लोगों के लिए कि वो अपील करे, वो जिसमें कभी बेशी अगर हो तो वो हमें पॉइंट आउट करे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ 300 के करीब असामी हम फिल कर रहे हैं। और एक और मज़े की बात यह है कि 2008 से लेकर 2018 तक जितने भी स्कूल्स हमारे इस NMD डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए थे वो फंक्शनलाइज नहीं हुए थे, उनकी अप्रूवल नहीं आई है। तो वो उसका को मिल मिला के कोई 76 स्कूल्स हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे हैं अप्रूवल के लिए। जो ये 76 स्कूल जब अप्रूव्ड होकर आ जाएं तो उसमें 415 नई मज़ीद जो है ना पोस्टें निकल आएंगी। बहुत शुक्रिया DO साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मोमंद। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं THQ मोहम्मदगढ़ डिस्ट्रिक्ट मोमंद में। नाज़रीन, THQ में सुबह के वक्त सिविल डॉक्टर्स अपनी फ़राइज़ अदा करते हैं और शाम के वक्त हम अब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, असर का टाइम है और यहाँ पे फ्रंटियर कोर की जानिब से डॉक्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं जो आवाम की खिदमत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त THQ के कैप्टन डॉक्टर मुईन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुबह काफ़ी रश होता है, शाम को भी हमने देखा कि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। सुबह सिविल डॉक्टर्स अपनी फ़राइज़ निभाते हैं, यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, शाम को आप देते हैं। तो
ये कब से हो रहा है आर्मी की तरफ से यहाँ लोगों की खिदमत, और आपको यहाँ आए हुए कितना अरसा हुआ है? जी, ये जुलाई 2018 से हॉस्पिटल वर्किंग कंडीशन में है और सुबह के वक्त यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट के 3 डॉक्टर होते हैं जो इसको चेक करते हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन 12 बजे के बाद से जब उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो कोई भी इमरजेंसी आए और जितनी भी ओपीडी होती है वो फिर हम करते हैं। मेरे 7 नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं और 103 ब्रिगेड की तरफ से मैं आता हूँ यहाँ पे जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि यहाँ पे टोटल बेड्स कितने हैं इस THQ में? ये जी 42 बेड का हॉस्पिटल है, 42 बेड्स हैं यहाँ पे और 4 वार्ड्स हैं इसकी, मेडिकल की, सर्जरी की, गायनी की और बच्चों के लिए एक पीड्स वार्ड है। अच्छा, यहाँ पे लेबॉर्ट्री और इसके अलावा मतलब एक्सरे वगैरह की सहूलियात मौजूद हैं? जी बिल्कुल, सारी बेसिक सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सबसे अहम जो मसला यहाँ पे होता है, जो इश्यूज़ यहाँ के मकामी लोग फेस करते हैं, तो वो गायनी के इश्यूज़ होते हैं। तो क्या गायनी डॉक्टर या गायनी के हवाले से कोई स्पेशल टीम मौजूद होती है यहाँ पे? नहीं, गायनी के लिए डॉक्टर जो हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन अभी तक अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई भी फीमेल डॉक्टर जो है ना वो अभी तक यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं। तो कुछ केसेस तो फिर भी यहाँ आते होंगे, तो हैंडल कैसे करते हैं? क्या रेफ़र कर दिया जाता है यहाँ से? फर्स्ट एड करने के बाद इस तरह के जो भी केसेस होते हैं उनको हम खार में रेफ़र कर देते हैं, बाजोड़ में, वहाँ पे DHQ अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खार। कैप्टन साहब, ये बताएं, एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि मेडिसन एक अहम चीज़ है और जिस तरह के सेटल डिस्ट्रिक्ट में सरकारी अस्पतालों में मेडिसन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो क्या यहाँ भी कोई ऐसी सहूलियात आवाम के लिए मौजूद हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सारा इलाज मुफ्त होता है, चेकअप से लेके दवाइयों तक सब कुछ मिलता है। ठीक है, जो भी आते हैं यहाँ पे उनको मुफ्त दवाई मिलती है और हर तरह की यहाँ पे दवाई जो है वो मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरह बात हो रही थी ऑपरेशन के बाद तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने की, तो एक बहुत बेहतरीन मिसाल इस वक्त हमारे सामने है। यहाँ मैं मौजूद हूँ THQ अस्पताल मामदगढ़ डिस्ट्रिक्ट मोमन में। हमारे साथ यहाँ लोकल लोग भी मौजूद हैं, उनकी राय भी जानेंगे और यहाँ एक मलक मौजूद हैं। मलक साहब से भी हम राय जानेंगे। मलक साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस अस्पताल के लिए, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन जो है वो वक़फ़ की है। इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, पहले अपना तारुफ कराएंगे। सलाम, असलम खान मेरा नाम है और खजीना सर मेरा ताल्लुक़ है सर। मलक साहब, जिस तरह हमें पता लगा, यहाँ की इंतज़ामिया ने बताया कि ये ज़मीन आपने वक़फ़ की है अस्पताल के लिए, तो मतलब क्या जज्बात आपका कि आवाम की खिदमत हो, यहाँ आवाम को यहाँ आपके डोर स्टेप पे मतलब उनके दहलीज पे सहूलियतें मुहैया हों? बिल्कुल सर, ये सर 2004 में ये मैंने वक़फ़ किया था, हुकूमत को दिया था और फिर ये हालात की वजह से ये अस्पताल ख़राब हुआ है। उसके बाद फिर हम आर्मी के बहुत मशहूर है, FC के बहुत मशहूर है, अपने सिविल इंतज़ामिया का बहुत मशहूर है कि उन्होंने दिन और रात मेहनत करके इस अस्पताल को काम के काबिल बनाया और यहाँ तक पहुँचा के इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों या महीनों के बाद ये स्टार्ट होगा और ये आवाम को इसका ये रिलीफ मिल जाएगा। जितनी सहूलियात मलक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, क्या उससे यहाँ के आवाम और आप मलक साहब ख़ुद मुतमईन हैं? जी सर, हम तो मुतमईन है, लेकिन सर तब ज़्यादा मुतमईन होंगे जब इसको स्टाफ मिलेगा और इसमें दिन रात लोगों का सहूलत हो जाएगा, इसका खिदमत हो जाएगा। जी नाज़रीन, कबायली ज़िला मोमन में आप हमारे साथ थे और हमने यहाँ के मौजूदा मसाइल पे बात की। यहाँ के लोकल अमायदीन, तलबा, यहाँ के सरकारी अफसरान, असातिज़ा कराम से हमारी बात हुई, ख़ुसूसन हमारे पाक अफ़वाज के ऑफ़िसर से यहाँ पे बात हुई। जिस तेज़ी के साथ यहाँ पे डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं, नए नए तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ बन रहे हैं, उन सब पे हमारी बातचीत हुई। नाज़रीन, इस पूरे प्रोग्राम का और इन तमाम अफराद से बातचीत का मकसद हमारा ये था कि हम आपको दिखाएँ कि ऑपरेशन के बाद जिस तेज़ी से कबायली अज़ला में तरक्की आ रही है वो हम आम आवाम के सामने लाएं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।